हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चैप्टर 3 को देखने वाले हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। हर चैप्टर का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएंगे चैप्टर से ही आएंगे, बाहर से तो आएंगे नहीं। तो आप लोग हर चैप्टर का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी वीडियो है वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको चैप्टर 3 में टॉप 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको पूरा फुल वीडियो देख लेना है, आपको 30 क्वेश्चन देख लेना है। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको परेशानी और घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग बताना है कि फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले आपको चैप्टर 3 का नाम क्या है? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। आपका चैप्टर 3 का नाम क्या है? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग यानी कि आरंभिक समाज। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा 12th आर्ट्स बाय VK, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है 1 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताना है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। बताना है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ वो कितने दिन तक हुआ। तो 15 दिन तक, 16 दिन तक, 17 दिन तक या फिर 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो वो चला था 18 दिन तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताना है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की जो रचना हुई ये किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या फिर हिंदी में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है, महाभारत किसने लिखा। अब ये बताना कि महाभारत लिखा किसने है? वाल्मीकि जी ने, मनु ने, कौटिल्य ने या फिर महर्षि वेदव्यास ने। महाभारत किसने लिखा है? तो महाभारत को लिखा है महर्षि वेदव्यास ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताना है, जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण कौन सा नहीं है? अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्या या फिर अनुवंशिकता। बताना कि जाति का लक्षण नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्या। ये जाति का लक्षण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर बताना है। पांचवा नंबर क्या बोल रहा है? भौन शब्द का प्रयोग। बताना कि भौन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था। भौन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। किसके लिए किए जाने लगा? ब्राह्मणों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए या फिर विदेशियों के लिए। बताइए 5 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ब्राह्मणों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए या फिर विदेशियों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विदेशियों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताना है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। बताने कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई। उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में या फिर पूर्व मध्य काल में। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग आंसर कमेंट में देते रहिएगा, फटाफट से बताइएगा। 7 नंबर का बताना है, गोत्र किसका सूचक था। बताना है कि गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, व्यावसायिक उपजातियों का या फिर उपजातियों का सामान्य निवास स्थान या फिर एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। बताइए गोत्र किसका सूचक था? तो गोत्र सूचक था आपका प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर बताना है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है। बताइए कि निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है। आंध्र, पुलिंद, संवर या फिर सभी। बताइए 8 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये सभी के लिए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर बताना है,
9 नंबर क्या बोल रहा है, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है किसमें, ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्म सूत्रों में या फिर स्मृतियों में। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है किसमें मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्मृतियों में मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर बताना है, महाभारत का समालोचनात्मक, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ। बताइए 10 नंबर का महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ, 37 वर्षों में, 36 वर्षों में, 35 वर्षों में या 34 वर्षों में। बताइए 10 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ, तो तैयार हुआ था 37 वर्षों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताना है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है, अंतर्विवाह, वही विवाह, ब्राह्मण विवाह या फिर राक्षस विवाह। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है, तो गोत्र के अंदर विवाह करना अंतर्विवाह है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। बताने कि क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, हाँ नहीं दोनों या फिर कोई गणना नहीं थी। बताइए क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, तो हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, तो हाँ था। चलिए 13 नंबर बताना है, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ कहाँ उत्कीर्ण है, राजमहलों में, मंदिरों में, गुफा की दीवारों पर या स्तंभ अभिलेखों पर। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ कहाँ उत्कीर्ण है, बताइए कहाँ पे उत्कीर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा की दीवारों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते हैं। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते हैं, अर्जुन को, एकलव्य को, नकुल को, सहदेव को। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसे बनाना चाहता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्जुन को, यानी कि अर्जुन को तीरंदाज बनाना चाहता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, 4, 6, 8 या फिर 9। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था। महाभारत जो था उसमें गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था, संतानु को, भीष्म को, दुर्योधन को या फिर शकुनी को। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म को जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, प्रथम, 52वें या फिर 102वें या फिर 100वें में। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया है, बताना किस अध्याय में विवाह का वर्णन किया है 8 प्रकार का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 102वें में, यानी कि इतने अध्याय में वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताना है, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थीं। अम्बा अम्बालिका जो पत्नी थी ये किसकी पत्नियां थी, चित्रांगद के, विचित्रवीर्य के, पांडु के या फिर दुर्योधन के। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विचित्रवीर्य की पत्नियां थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। बताना है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर या फिर ये सभी। महर्षि वेद व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी कौन कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताना है,
घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच जो था ये किसका पुत्र था? युधिष्ठिर का, अर्जुन का, दुर्योधन का या फिर भीम का? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच भीम का पुत्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताना है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? आर्य विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह या फिर देव विवाह? भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो वो गंधर्व विवाह संपन्न किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताना है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी ये किसकी पत्नी थी? अर्जुन की, नकुल की, सहदेव की या फिर इन सभी की? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी पत्नी थी इन सभी की, यानी कि अर्जुन की भी, नकुल की भी, सहदेव की भी, इन सभी की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी की पत्नी थी। चलिए 23 नंबर बताना है, कर्मण्यवाधिकृत्य माँ फले सुकदचना। बताने कि कर्मण्यवाधिकृत्य माँ फलेषु कदाचना श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? बताइएगा 23 नंबर का, कर्मण्यवाधिकृत्य माँ फलेषु कदाचना श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में या फिर चतुर्थ अध्याय में? बताइए 23 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में या फिर चतुर्थ अध्याय में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय अध्याय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताना है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? बताना है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर इन सभी ने? बताइए श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? तो ये सभी ने विचार व्यक्त किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताना है, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? शक वंश के साथ, पहलव वंश के साथ, कुषाण वंश के साथ या फिर हुन वंश के साथ? बताइए ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शक वंश के साथ। उनका विवाह शक वंश के साथ जुड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर बताना है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आदि पर्व में, भीष्म पर्व में, शांति पर्व में या फिर इनमें से सभी में? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शांति पर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताना है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? बताने कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का या फिर शूद्र का? बताइए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शूद्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताना है, चंडाल अस्पृश्य माने जाते हैं। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? बताने कि चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका था? फाह्यान का, मेघास्थनीज का, कौटिल्य का, वेनसोंग का? बताइए 28 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका फाह्यान का। यह फाह्यान का कथन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बताना है, दुर्योधन की माँ कौन थी? बताना कि दुर्योधन की जो माँ थी ये कौन थी? गंधारी थी, कुंती थी, माद्री थी या फिर सत्यवती थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ गंधारी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताना है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता को भक्ति टीका मराठी में लिखी? निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता को भक्ति टीका मराठी में लिखा है? एकनाथ, नामदेव,
तुकाराम मानेश्वर। बताइए 30 नंबर का, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका को मराठी में लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मानेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आपका 30 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो सारे मिलते रहेंगे हर सब्जेक्ट का। अगर जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, उस सब्जेक्ट पे वीडियो बना दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। और हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।